पॉक्सो एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, जेजे एक्ट, बाल संरक्षण, जुवेनाइल एक्ट, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह और बाल तस्करी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं उसके समाधान को लेकर आज कटिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा कटिहार विकास भवन के सभागार में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला जज हेमंत कुमार त्रिपाठी, एडीजे अनिल कुमार राम, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार, न्यायाधीश पॉक्सो राजीव रंजन रमन, समरेंद्र गांधी, सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। है कि जानकारी विक्टिम और उसके सपोर्ट पर्सन को, जो भी हो सपोर्ट पर्सन, अगर या तो उसके मदर फादर भी हो सकते हैं, कॉम्पिटेंट नहीं है, कंट्रीब्यूट करती है, जो पूरे इन्वेस्टिगेशन देंगे, उनको ये बताएंगे कि आपको कब कंपनसेशन मिल सकता है, उनको ये बताएंगे कि अभी आपको कहां जाना है, अभी आपको कब गवाही देना है, हर एक चीज की जानकारी अगर जो है तो वो सपोर्ट पर्सन अवेलेबल करवाएंगे। मेरा कहना है कि जब वो पहला इंडोर्समेंट एफआईआर पे दे दिया जाएगा, बहुत आसान है। आप लोग कहेंगे कि मार्जिन में जगह नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है, ठीक है। उस इंडोर्समेंट की जो परफेक्ट टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द विक्टिम, a copy of FIR with true and pseudonym and LOC and victim, ये दूसरा इंडोर्समेंट FIR पे लिखा हुआ रहेगा। मैं आप लोगों को फिर एक बार बीच में रोक के बताना चाहता हूं कि मेरे पास आप लोगों जस्टिस बोर्ड और दूसरी अथॉरिटी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो मैंडेटरी प्रोटेक्शन है विक्टिम का, उस मैंडेटरी प्रोटेक्शन के पीछे रीजन यही है कि सबसे पहले जब भी कोई बच्चा किसी भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पहुंचता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ही तरह डिसाइड करती है कि ये बच्चा माइनर है या नहीं है, ठीक है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जब हम किसी को लेके जाते हैं और ये डिसाइड करती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कि ये माइनर है या नहीं है, तो उसकी एक कॉपी के लिए आईओ जो है सो एक आवेदन देते हैं कि इनके एज डिसीजन की एक कॉपी आप हमको दीजिए, जो कि हम अपने इन्वेस्टिगेशन का आधार बनाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आप डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन में एज असेसमेंट के लिए बोल भी नहीं सकते, आपको उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की परमिशन लेनी होती है। तो आप इतना मेहनत क्यों करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे कि जब आप बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो उनसे एक आवेदन पत्र पे एक रिक्वेस्ट कीजिए कि इनका एज एसेस करने के बाद इसकी एक प्रति हमें भी प्राप्त कराई जाए, और वो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ एज है, क्योंकि एज का एसेसमेंट सिर्फ दो ही अथॉरिटी कर सकती है, और वो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एज वेल एज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। नन अदर हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द एज। तो इसलिए आपको भी ये डिसाइड नहीं करना है कि 17 या 18, आपको लिखना है कि चूंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इस बच्चे का एज कितना डिसाइड किया है अंडर सेक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अकॉर्डिंगली हम इस बच्चे का एज इस वाद के लिए इतना मानते हैं। कि एज असेसमेंट जो होता है वो सबसे पहला है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यदि आप अपने में उपलब्ध करा लेते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो सबसे बेहतर है। दूसरा है उसका जन्म प्रमाण पत्र, और यदि ये दो नहीं है तो हम मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो हम ओसिफिकेशन टेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हम उस एज को देखते हैं कि वो 17 से 18 है या 16 से 17, जो भी मेडिकल बोर्ड गठित करके देती है। तो पहला आप लोग एक प्रयास करेंगे, जब भी आप FIR लॉन्च करने के बाद जो एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन जरूर दे दें कि जब भी कोई आईओ जाते हैं स्कूल में बच्चे के इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो सारे इंफॉर्मेशन ओरिजिनल कॉपी में देंगे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किसी और के सामने नहीं करेंगे, ना ही किसी बच्चे के सामने, ना ही किसी टीचर के सामने, ना ही किसी, ये उनकी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी होती है। आप अपने एप्लीकेशन में ही ये लिख के देंगे कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस केस, accordingly you are requested to give the age details of this particular child, and you are requested for the not to disclose the name and identity of this particular person or victim or the child before either any student or any teacher or staff. All the senior judicial officers of Kadiar Jasi and the judicial officers, all the police officers and the learned advocates of Kadiar Jasi,
and the stakeholders of the POCSO Act as well as JJB. Happy Sunday to all of you. It was the day to take rest because all the 6 days of the week we have spent in a very laborious manner. Though it was the decision, cooperative decision of the learned district and session judge and TLSA Katihar. So the seminar is being convened today. आज जो बात हुई थी, बात के क्रम में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम DLSA के तरफ से और DLSA के तरफ से जो कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है उसके लिए हम DLSA के चेयरमैन और सेक्रेटरी को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ के एक्टिव पुलिस अधीक्षक को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था यहाँ की है जिसमें हम सभी लोग आए हुए हैं। थोड़ी सी चूक हमको लगता है कि हम लोगों के व्यवस्था में हुई है, जो हम लोगों को यहाँ से संबोधित करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनने वालों का गर्दन टेढ़ा हो जा रहा है कि हम सामने नहीं, कुछ पदाधिकारियों को पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। हमारी आदत रही है कि स्पष्ट बोलता हूँ, इसलिए मैंने ये बातें भी कही कि बहुत सारे पदाधिकारियों को देखता हूँ कि बैठे हैं पूरब तरफ, उनको मोड़ना पड़ रहा है पश्चिम। आगे जो भी कार्यक्रम होगा मैं समझता हूँ कि इसमें भी सुधार होना चाहिए। और रही बात कि अभी बहुत सारी बातों को पॉक्सो के जो ADJ 6 साहब ने अभी आप लोगों के सामने रखा, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उसको भी हम लोगों को एडॉप्ट करना है। ADJ 7 साहब ने भी बातें रखी, उसको भी हम लोगों को एडॉप्ट करना है। फिर अभी JJB बोर्ड के तरफ से भी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों को बताया और कुछ कमियों की तरफ भी हम लोगों की तरफ इशारा किया। तो जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों के कमियों को भी कुछ गिनाया गया, मैं इस संदर्भ में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि JJB एक्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट रिमेन फ्लेक्सिबल एट ऑल, और इस ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं को, नए अधिवक्ताओं को मूव करने में कठिनाई होना भी स्वाभाविक है। जहाँ तक लगता है कि JJB बोर्ड में अधिवक्ता अपने काम को ठीक से नहीं निपटा रहे हैं या बियॉन्ड लॉ जा रहे हैं, वैसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर दूं और आपके सामने घोषणा करता हूं कि मैं इस विषय पर अपने बार एसोसिएशन में सेमिनार बुलाऊंगा और उस सेमिनार में आप सबों की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। मैंने देखा है हमारे और आपके बीच आज सभी सारे पुलिस पदाधिकारी आए हुए हैं। DLMC की बैठक होती रही और वर्षों से ये बात उठती रही कि पॉक्सो एक्ट में जो विक्टिम है उसका नाम लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, एंड इट वाज द मैटर ड्यू टू व्हिच सच टाइप्स ऑफ अ सेमिनार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड वी आर प्रेजेंट हियर फॉर दैट पर्पसेस। दो सेवरल फैक्टर्स कैम बिफोर अस and if it can, it will be resolved. तो हमारा जहाँ तक बार एसोसिएशन से ताल्लुकात रखने वाली कुछ बातें हमारे सामने आई, मैं उस विषय के बारे में कहना चाहता हूँ कि कमियाँ सभी तरफ हैं, उंगली केवल मेरे तरफ अगर उठती है तो ये भी ठीक नहीं। अगर हम में कमजोरी है तो मैं अपनी कमजोरी को दूर करूँगा और उसके लिए सेमिनार बुलाऊँगा और आपकी भी मौजूदगी वहाँ होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अधिवक्ताओं को कानून की जानकारी नहीं है और ऐसे इशारा नहीं किया जाना चाहिए। हमें कष्ट हुआ ऐसा जान करके कि लोगों ने ये JJB एक्ट का, ये जो JJB बोर्ड है ये कल से नहीं है और JJB एक्ट में मेरे लिए जूनियर एडवोकेट्स वहाँ जाते हैं
और इससे पहले इस तरह की कोई बात हम लोगों के जानकारी में नहीं आई, और अगर अब आई है तो फिर हम लोग भी देखते हैं कि कहाँ हम लोगों में कहाँ कमियां रह गई है। लेकिन कमियां सबों को अपने अपने अंतर्मन से भी ढूंढना चाहिए। इस सेमिनार के दौरान बच्चों से जुड़े पॉक्सो जैसे महत्वपूर्ण एक्टों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस सेमिनार के दौरान अपने विचार रखते हुए जिला जज एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसी घटनाओं की सूचना मिलते ही तुरंत विधिक कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और लोगों की जानकारी के लिए बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। इन अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित महिला हो तो उससे पूछताछ भी महिला अधिकारियों को ही करनी चाहिए। मौके पर मौजूद लोगों का यह भी कहना था बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया के अंदर। और उसमें एक चीज और है, जो पॉक्सो रूल्स जो है 2020 में आया है, वही बातें उन्होंने बताई। जब आप हिंदी या अंग्रेजी जिस माध्यम से पढ़ते हैं, तो जब भी आप उस एक्ट को खोलेंगे देखेंगे तो वो सारी बातें हमेशा आप जब चाहे उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो सेंसिटाइज करने के पीछे पर्पस था कि हर मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में ये सवाल उठता था, और जिसको यहाँ कहा भी गया कि FIR जो लॉन्च करते हैं, FIR जब लॉन्च होती है तो FIR चाहे वो पॉक्सो का हो चाहे कोई भी FIR लॉन्च, तो उसमें जो पॉक्सो और अदर्स में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो गोपनीयता शब्द जो है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इस एक्ट की, वो सबसे बड़ा मूल रूप है। उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे वो FIR होने के बाद, जैसा उन्होंने बताया कि आपको सूडो FIR बनाना है, उसकी कॉपी आपको CWC को भेजनी है या कोर्ट्स को भेजनी है या DLSA को भेजनी है। जहाँ भी आप भेजेंगे या संवाद करेंगे तो आपको हर स्थिति में यह बात ध्यान रखना है कि ये जो FIR है उसमें जो बच्चा है, जो विक्टिम है, वो केवल बच्चे का ही नहीं, इस एक्ट में जो आप देखेंगे उसके जो परिवारजन हैं, उसके मदर फादर हैं या उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बरकरार रखे, ताकि किसी भी तरीके से उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो रेगुलर बेसिस पर हम लोग मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में डिस्कस करते थे। तो आप लोगों को भी, पुलिस पदाधिकारी जो हमारे हैं, उनको भी ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम FIR करें या कोई भी मटेरियल कलेक्ट करें एविडेंस के लिए या कोई भी चीज़ जब्त करें इन्वेस्टिगेशन में, तो वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहे, वो गोपनीय रहे, वो लीक नहीं रहे। तो मोटा मोटी यही बात था। बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है किताब के अंदर, जो है वो पूरा होता दिख रहा है। हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होने के नाते हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी प्रकार की कोई अगर कमी है, लूप होल है या उसको अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो हम लोग उसके लिए हमेशा जो है ओपन रहते हैं। इसका पूरा जो पर्पस था वो यही था कि हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, पॉक्सो एक्ट के जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के साथ बैठकर ये पूरा जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, यही हमारा फोकस था। मैं कुछ बिंदु को अगर समराइज करना चाहूँ तो मुख्य बात ये थी कि जो पीड़ित है, पीड़िता है, आपको उसकी आइडेंटिटी, उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। आप जितने भी कॉपी में FIR जो है आप दर्ज करते हैं, उसमें एक कॉपी आप एक्स्ट्रा कर लेंगे जो CWC को जाएगी अगर वो पॉक्सो से रिलेटेड है। और जैसा कि आपको बताया गया, एक ओरिजिनल और एक काल्पनिक नाम के साथ ये 2 FIR 3 जगह जाएगी, कोर्ट में जाएगी, CWC को जाएगी और विक्टिम के फैमिली को, गार्जियन को, उनको दी जाएगी। भूमि में जाएं तो हम सभी जानते हैं
कि 2012 में अपने देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में 5 दरिंदों द्वारा एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, और जो कि बाद में जिंदा नहीं बच सकी थी, और उस घटना ने पूरे देश को उद्वेलित किया था। आप समझ गए होंगे, उस कांड को हम लोग निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। इस जो ज्वलना उस समय समाज में, पूरे समाज में, भारतीय समाज में व्याप्त हुई, संसद में काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। उसके बाद इस एक्ट को लाने की आवश्यकता विशेषकर माइनर्स के संबंध में अनुभव किया गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री जी.एस. वर्मा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ था, आयोग का गठन हुआ था, और जिन्होंने काफ़ी अल्प समय में काफ़ी मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, और उस रिपोर्ट के आधार पे ही ये पॉक्सो एक्ट 2012 अस्तित्व में आया। उन 5 दुष्कर्मियों में एक दुष्कर्मी मात्र 2 महीने कम होने की वजह से माइनर था। इस बात को लेकर भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ कि इसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो अन्य दुष्कर्मियों को मिली, और इसी को लेकर के अपने जेजेबी में ये प्राविधान आया कि 16 से 18 वर्ष का अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई अपराध करता है जो कि अपने किए गए दुष्कृत्य को करने में शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम है और किए गए दुष्कृत्य के परिणाम को जानता है, तो उसका ट्रायल एडल्ट की तरह चले। असरदार होगा ये निश्चित रूप से, जैसा कि यहाँ पर परिचर्चा के दौरान, सेमिनार के दौरान स्पष्ट किया गया कि एक विशेष कांड के चलते, जिसको हम लोग निर्भया कांड जानते हैं, उसी के चलते जो विशेष एक्ट जो है अस्तित्व में आया, और ऐसे दुष्कृत्यों के लिए काफ़ी कड़े प्रावधान इंट्रोड्यूस किए गए, और निश्चित रूप से उनका प्रतिफल अच्छा है। सर, बात आई सामने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आईओ भी उसकी मदद ले सकते हैं, और पीओ भी ड्यूरिंग इंक्वायरी जेजेबी में ये प्राविधान है कि वो साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, और आगे इंक्वायरी उसी आधार पे अपना कंक्लूड करें। सर, छिपाने का एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि वो नाबालिग होते हैं, पीड़ित, और उनके आगामी घरेलू जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना न करना पड़े, यही मुख्य वजह है कि उनकी पहचान छिपाई जाती है, जिससे उनका आगामी जीवन कायदे से स्मूथली सुखमय बीते। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।